अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं टोटल 6 पॉइंट्स के हवाले से। पहला पॉइंट हमारा है इस वीडियो का जो यील्ड्स ऑन पीआईबीज जो रेज हुई हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कि एक ही दिन में 2000 से ज़्यादा पॉइंट की गिरावट हमने मार्केट में देखी। इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी में, इसे डिस्कस करेंगे। इसका क्या इम्पैक्ट आएगा उसे भी डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा सीएडी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, और प्लस अभी जो सऊदीया की तरफ से हमें $3 बिलियन की जो हमारे स्टेट बैंक के अंदर डिपॉजिट किए गए हैं उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, उसे डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट होगा हमारा एफबीआर की प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशंस की अभी एक लिस्ट आई है उसे डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा सीमेंट और स्टील सेक्टर के हवाले से। ये पॉइंट मैंने इस वीडियो में इसलिए शामिल किया है कि हमारे ग्रुप मेंबर्स में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो हमारे जनरल ग्रुप के अंदर हैं, वो अब परेशान हो रहे हैं कि उनकी होल्डिंग है सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर के अंदर, और उसके अंदर हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है। एक दोस्त ने यही कहा कि हसन भाई अब बताएं अब हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इसे भी देख लेते हैं। पांचवा पॉइंट हमारा होगा कि मार्केट का अभी करंट स्ट्रक्चर क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, हमें बाय सेल करना चाहिए, बाइंग ऑन डिप्स करनी चाहिए या सेल ऑन राइज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसे भी डिस्कस कर लेंगे। और सिक्स पॉइंट हमारा होगा जो हम स्टॉक्स और सेक्टर के हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे कि करंट मार्केट की जो स्ट्रक्चर है उसके हवाले से हमें किन सेक्टर्स और उनके कौन से स्टॉक को अपना वॉच लिस्ट के अंदर रखना चाहिए, या अगर अभी हमें काम करना है तो वो कौन से ऐसे सेक्टर और स्टॉक होंगे जिसके अंदर आप अभी करंट मार्केट के अंदर भी काम कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट विच इज यील्ड्स ऑन पीआईबी राइज्ड। आपको पता है कि पहले मार्केट को अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ से जो एक बाउंस लिया था 26 नवंबर को, मार्केट गई थी 45,600 तक, और फिर हमने यहाँ पर देखा कि एक ही दिन में मार्केट ने 2135 पॉइंट नेगेटिव जाकर तकरीबन 4.71% की नेगेटिव जाकर की क्लोजिंग दी। इतना ज़बरदस्त सेलिंग क्यों आई, क्या रीज़न थी? जो 30 और नवंबर को जो सेलिंग आई थी वो तो ऑब्वियस थी कि जी वो गोरा सेल कर रहा है, वो हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कशन की थी। वहाँ पर सेलिंग आई और हमने देखा कि जितने भी लोकल पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब ने ज़बरदस्त किस्म की बाइंग करी, और गोरे ने जो सेलिंग की थी बड़ी तगड़ी सेलिंग थी, लेकिन जितने लोकल्स हमारे इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, सब की उस दिन हमने बाइंग देखी इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड। फिर हमने देखा कि एक रेंज बाउंड सूरत हाल रही। नेक्स्ट डे 1 दिसंबर को और 2 दिसंबर को बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक पैनिक सेलिंग हमने ऑब्जर्व की, और देखा कि वो म्यूचुअल फंड की तरफ से भी अच्छी तगड़ी सेलिंग हुई है। ये क्या वजह बनी? वो बेसिकली मार्केट में एक न्यूज़ आती है कि जो यील्ड्स हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गई हैं, तकरीबन 250 बेसिस पॉइंट। और हमने देखा कि चाहे वो 3 मंथ्स के ऑप्शंस हों, चाहे वो 6 मंथ्स हो, 1 ईयर हो, 5 ईयर हो, उन सब के अंदर हमने राइज देखा। स्टेट बैंक ने जो कट ऑफ यील्ड थी उसके अंदर काफ़ी हमने राइज देखा। 5 ईयर वाले के अंदर भी 241 बेसिस पॉइंट का इजाफा हमने देखा। अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा कि सब के अंदर 10 ईयर्स यील्ड के अंदर भी 196 बेसिस पॉइंट का इजाफा हमने देखा। तो ये जो एक मार्केट में न्यूज़ फ्लोट होती है उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक तगड़ी सेलिंग ऑब्जर्व की, और आपने देखा कि मोर देन 100 स्टॉक्स जो थे वो लोअर लॉक के ऊपर थे। मार्केट ऑलमोस्ट हॉल्ट होने वाली थी, बट चूंकि लास्ट अगर आप देखेंगे कि जो आखिर का जो आधा घंटा बचा था उस वक्त जाकर हमने देखा कि 5% से भी ज़्यादा मार्केट के अंदर गिरावट इंडेक्स के अंदर देखी गई, और अक्रॉस तमाम जितने इंडेक्सेस हैं सब के अंदर हमने देखा ऑलमोस्ट वो हॉल्ट ही थे। लेकिन चूंकि एक एसईसीबी का रूल है कि अगर आखिर के 45 मिनट के अंदर मार्केट हॉल्ट होती है तो वो हॉल्ट नहीं लगाते। ड्यूरिंग ट्रेडिंग हमने देखा कि वो हॉल्ट के पास जैसी पहुंचती थी बहुत सारे स्टॉक जो है वो लोअर लॉक से खुलते थे, फिर दूसरे नए लोअर लॉक्स की तरफ जाते थे। बट हुआ क्या है कि आखिर में जाकर 5% के एक हॉल्ट वाली सिचुएशन हमने ऑब्जर्व की, और बहुत ज़बरदस्त मार्केट में पैनिक सेलिंग हमने ऑब्जर्व की।
ये चीज़ हमने पहले डिस्कस की थी अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कि जो यहाँ से बाउंस आएगा वो कहाँ तक आएगा। जो लास्ट वीक की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने यही चीज़ डिस्कस की थी कि मैक्सिमम जो मुझे लगता है वो लगता है कि 45,600 टू 700 तक का मैक्सिमम एक बाउंस मार्केट लेगी, बट वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी, वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। और हमने इसी वीडियो के अंदर बेशुमार स्टॉक की भी डिस्कशन की थी जिसमें हमने पीपीएल, सर्ल, दावा, हबको, एएससी, वेव्स, आगा, साजू, इन स्टॉक के हवाले से आपको बताया था कि ये अब अपनी सपोर्ट के पास है और हम यहाँ से जो बाउंस देखेंगे वो इन स्टॉक के अंदर देखेंगे, बट वो कौन कौन से लेवल तक मार्केट पहुंचेगी हमें निकलना है वो हमने डिस्कस किया था। मैक्सिमम हमें 45,600 या 700 तक के अराउंड तक मार्केट अगर जाए तो ये इन स्टॉक के अंदर आप बाय करके शॉर्ट टर्म एक गेन आप हासिल कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी स्टॉक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, एग्जैक्टली मार्केट कहाँ जाती है अगर आप देखोगे तो मार्केट एग्जैक्टली जाती है इसी लेवल तक। कहाँ तक बाउंस मिला, एग्जैक्टली उसी लेवल तक मिला जो हमने एंटिसिपेट किया था। बहुत सारे चिंटू मिंटू गुरुज जो है वो कहने लगे कि जी ये बाइंग वाली मार्केट आ गई और बहुत सारी चीज़ें बताना शुरू कर दी कि जी ये बाइंग वाली मार्केट है। बाइंग बिल्कुल ज़रूर थी, यहीं तक का बाउंस था, बट ये सेलिंग भी तो लोगों को बताई जाए कि किस एरिया पे जाकर उनको सेल करना है। लोगों को पॉजिटिव अगले दिन की कैंडल दिखाकर, यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल दिखाकर और वहीं पर ही वहाँ पर हमें सेलिंग दिखती है, चाहे वो गोरा करे चाहे वो काला करे। बात यह है कि अगर आपने इंडेक्स के लेवल को इज्जत दी है, जहाँ तक का बाउंस था प्रॉपर वहीं तक का मिला है, आपने अपनी पोजीशन निकाली है, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। तो ये एक बहाना कुछ भी बन जाए कि यील्ड्स बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया, बट ये हमारा एक कंटिन्यूअसली हम डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत वीक है। अभी हमें सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर ही रहना चाहिए। ये जो बाउंसेस मिल रहे हैं ये बुल है, ट्रैप है या बेयर ट्रैप है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे और हमने ये कहा था कि ये बुल ट्रैप ज़्यादा लगता है। यहाँ पर बेयर्स का पलड़ा भारी लग रहा है, तो आपको बुल नहीं बनना, अभी आपको अकॉर्डिंग टू मार्केट बेयर के अंदर, या अगर आप आपकी पोजीशन स्टक है तो अप साइड के जाते हुए आप उसको निकालो। और यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कैश इज किंग, अब आपको कैश के ऊपर आ जाना चाहिए। अब बहाना यही है कि जी यील्ड्स बढ़ी हैं, इस वजह से प्रॉब्लम मार्केट में आ रही है। ये यील्ड बढ़ना और इंटरेस्ट रेट का हाइक होने की वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा वो ऑलरेडी हम 2 वीक पहले इस वीडियो के अंदर डिस्कशन कर चुके थे, जिसमें हमने टीआरजी का भी डिस्कशन की थी और यील्ड के हवाले से भी हमने बताया था कि अब किन किन सेक्टर्स को आपको देखना चाहिए, किन के अंदर आपने बैठना है, किन के अंदर आपने नहीं बैठना, वो इस वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था। सेक्टर्स क्या डिस्कस किए थे वो आपको बताए थे कि बैंकिंग सेक्टर ये पॉजिटिव परफॉर्म करेगा, ईएनपी सेक्टर ये भी न्यूट्रल टू पॉजिटिव होगा, फर्टिलाइजर के अंदर आप देख सकते हो, बट सीमेंट से आपको अवॉइड करना चाहिए, स्टील से आपको अवॉइड करना चाहिए, ऑटो से फिलहाल आपको अवॉइड करना चाहिए, रिफाइनरी से आपको अवॉइड करना चाहिए। ओएमसीज के वाले से कहा था सिर्फ वॉच लिस्ट के अंदर है, बट इसके अंदर भी आपकी अभी कोई अच्छी ट्रेड नहीं बनती, सिर्फ वॉच लिस्ट के अंदर रखें, इसके अंदर भी बाइंग नहीं कर सकते आप। टेक्सटाइल सेक्टर के वाले से भी यही कहा गया था कि इसको भी आप अभी अवॉइड कीजिए, फार्मा न्यूट्रल है, और कुछ अदर स्टॉक अदर सेक्टर के वाले से हमने डिस्कस किया था। अगर आप देखेंगे तो यही 3 जो मेजर सेक्टर हैं, बैंकिंग, ईएनपी और फर्टिलाइजर, इसी ने ही बेसिकली मार्केट को गिरने से बचाया। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी देखें जितने भी सेलिंग भी हो रही थी, लेकिन किसने रोक के रखा मार्केट को? कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन वगैरह ने। बट नेगेटिव कौन थे? सारे वही सेक्टर जिससे आपको कहा गया था कि बाउंस पर सेल हो जाएगा, उससे आपको अवॉइड करना चाहिए। कौन? सीमेंट सेक्टर, आईटी, इंजीनियरिंग, फार्मा, टेक्सटाइल, रिफाइनरी, ऑटोमोबाइल, ये आपने सबने देखा कि ये सारे नेगेटिव परफॉर्म कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से। तो इंटरेस्ट रेट के हवाले से कुछ कह रहे हैं कि जी शायद 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाए जाएं, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाए जाएं, बट जो लगता है अभी वो मुमकिन है कि हम वापस से एक और 150 से 200 बेसिस पॉइंट बढ़ सकते हैं। बट इसके वाले से अभी हमें देखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन के अगेन नंबर क्या आते हैं। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, अभी सऊदीया की तरफ से $3 बिलियन की हमें डिपॉजिट रिसीव हुए हैं। शौकत तरीन साहब ने कंफर्म भी कर दिया है कि स्टेट बैंक में डिपॉजिट हो चुके हैं।
ये एक शॉर्ट टर्म का तो एक पुल बैक का काम कर सकता है, ये न्यूज शॉर्ट टर्म के पुल बैक की को एक ट्रिगर कर सकती है, बट मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। सिर्फ इस बात को देखते हुए कि यूएस की तरफ से यूएस $3 बिलियन हमें रिसीव हो चुके हैं सऊदी की तरफ से, इस बेस के ऊपर जो भी बाउंस मिलेगा वो हमारा बाउंस भी सेल होने के लिए होगा। वो बाउंस भी अभी जब तक के मार्केट वीकली बेसिस के ऊपर कंसोलिडेट नहीं करती, उस वक्त तक डेली के अंदर जो भी बाउंस मिले, आपको 1000 पॉइंट मिलते हैं मार्केट के अंदर, आपको 2000 पॉइंट मिलते हैं, वो सेल होगा। अगर आप एक चीज नोट कीजिए, मार्केट 1000 पॉइंट प्लस भी हो जाती है, मार्केट यहां से 1000 पॉइंट प्लस हो गई, ऊपर चली गई, 1200 प्लस पॉइंट हो गए, आपने क्या अपने स्टॉक देखे हैं? क्या वो तमाम स्टॉक के अंदर भी उसी तरह का बाउंस आपको मिला है? वो कोई बुलिश रैली के अंदर आप चले गए या नहीं? आपको दिखेगा नहीं। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं, यही वजह है, बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो अपनी वीकली की सपोर्ट को भी तोड़ते हुए जा रहे हैं। ये बात वीकली के ऊपर मैं आपको पहले ही बता चुका था, जब पहले मार्केट गिर रही थी उस वक्त हमने डिस्कशन की थी कि अभी आप वीकली की सपोर्ट का वेट करो, यहाँ पे गिरती हुई दिख रही है, यहाँ से बाउंस मिलेगा। फिर आपको यही बात हमने डिस्कस की थी, वीकली का जो हमें बाउंस मिल रहा है वो डेली के ऊपर सेल हो जाएगा। आप अब यहां पर हो रही है इंडेक्स मैनेजमेंट। अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, इंडेक्स मैनेजमेंट कैसे हो रही है, यहां पर आपको बताया था, यहीं पर आपको इसी वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म कर लेगा, बट बहुत सारे सेक्टर आपको दिखेंगे कि इंडेक्स तो अपने 1000 पॉइंट ऊपर नीचे जाता है, लेकिन स्टॉक ऐसे होंगे आपके कि वो नीचे के लोअर लोज की तरफ जाते जाएंगे, और जो ऊपर की तरफ आ रहा है उसको सेल ऑन स्ट्रेंथ के लिए यूज किया जाए। फिर आ जाता है जी, कोल की प्राइसेस बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। इसी को मैं आखिर अपने उस वाले पॉइंट के साथ सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर के साथ भी जोड़ दूंगा। वहां पर यह बताया जाता है कि कोल प्राइसेस बहुत तेजी के साथ ऊपर गई हैं, तो अब अभी हमें बाइंग के ऊपर आ जाना चाहिए। इसी को मैं जोड़ लेता हूं, अभी सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर के हवाले से डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप देखें 18 सितंबर को जो हमने लाइव स्ट्रीमिंग की थी, उसके अंदर मैंने क्या डिस्कस किया था, जबकि मार्केट अभी रेंज के अंदर ही थी, उसमें क्या डिस्कशन की थी? सीमेंट के हवाले से जो दोस्त पुराना देखते हुए आ रहे हैं, स्पेशली मैं कई दफा पहले भी आप दोस्तों को मना किया था कि सीमेंट के चार्ट एग्जॉस्टेड हैं, सीमेंट के चार्ट अभी नहीं कह रहे कि उनको बाय किया जाए, तो हमें भी जबरदस्ती बाय नहीं करना चाहिए। सीमेंट के हवाले से मल्टीपल टाइम यही बात पहले मैं दोस्तों के साथ डिस्कस कर चुका हूं कि सीमेंट के अंदर अभी बाइंग नहीं बन रही। ये अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये मार्च का ग्रुप है, मार्च के ग्रुप के अंदर भी मैंने दोस्तों को बताया था कि स्क्रीन वाइज चलेंगे, बट अभी सीमेंट में बाय नहीं बन रही है, तो सीमेंट को बाय मत किया जाए। सो हमने देखा कि ये हम मार्च के चार्ट से मैं निकाल रहा हूँ कि मार्च से मैंने लोगों अपने जितने मेंबर्स थे उनको मना करना शुरू कर दिया कि मार्च से अब आपको सीमेंट सेक्टर में नहीं आना। आप देखें मार्च के हाइज, जितने भी स्टॉक्स आप उठा कर देख लोगे, मार्च के हाइज और अभी मार्केट के अंदर वो किस रेट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। आप कोई भी सीमेंट का सेक्टर का आप चार्ट उठा कर देख लोगे, आपको यही दिखेगा। अच्छा, इसके बाद फिर हमने डिस्कशन की थी कि अब एक मार्केट भी एग्जॉस्ट हो रही है, अब हमें मार्केट से यहाँ से एग्जिट करना चाहिए 12 सितंबर को, ये आपको डिस्कस किया था इसी वीडियो के अंदर। फिर आपको समझाने की कोशिश की कि अभी क्या है, यहाँ से बाउंस मिल रहा है, हर तरफ पॉजिटिव आ रही है, इंडेक्स ऊपर जा रहा है, क्या करना चाहिए? यहाँ पर जिस लेवल पर अभी मार्केट आ गई है, मैं बहुत आसान से अल्फाज में बता देता हूँ, यहाँ पर जो अब आपको प्रॉफिट मिल रहा है लेके निकले, प्रॉफिट मिल रहा है लेके निकले। कोल की प्राइसेस ड्रॉप होती हैं बहुत तेजी के साथ, पूरी इंटरनेशनल मार्केट में सब बोलना शुरू कर दिया कि जी कोल की प्राइसेस तो इंटरनेशनल मार्केट में गिर रही हैं, तो अब क्या सीमेंट सेक्टर बाय कर ले? आपको याद होगा जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही थी तो मैंने कहा था कि अब आपको टेस्टिंग द वाटर करना चाहिए, जबकि मार्केट कहाँ पर तेजी के साथ नीचे जा रही थी, क्रैश हो रही थी। वहां पर आपको बताया था कि वेट फॉर द वीकली सपोर्ट, और फिर आपको ये कहा था कि भाई टेस्टिंग द वाटर, हाँ इन लेवल्स के ऊपर आप कर सकते हो। लेकिन जब कोल की प्राइसेस बढ़ गई, कोल की प्राइसेस ड्रॉप हो गई, उस वक्त हमने क्या डिस्कस किया था कोल की प्राइसेस के हवाले से कि क्या सीमेंट के अंदर अब एंट्री बनती है?
तो चूंकि आज की जो मार्केट की परफॉर्मेंस थी उसके बाद जरूरी था कि जरूर इंटीमेशन दी जाए कि जिन दोस्तों ने जब कहा गया कि टेस्टिंग वाटर हो रहा है आप लाजमी बाय करो, मेरे कहने पर बाय कर लो वीकली की सपोर्ट्स के बाद, कुछ नहीं होता, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो जिन दोस्तों ने वहां पर मेरे कहने के ऊपर बाय किया हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, अब इस लेवल पर आकर अब आपको भी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। सिर्फ कोल बेस के ऊपर के कोल की प्राइसेस नीचे आ रही हैं, कोल की प्राइसेस डाउनवर्ड की तरफ हैं, इस बेस के ऊपर आपको बाय नहीं करना चाहिए। लेवल अभी भी मैटर प्ले करेंगे। यहां पर अगर हम साइड बाय साइड मैं आपको कुछ स्टॉक की चाल दिखाना चाहूं तो आप देखेंगे कि जैसे ही यहां पर लेफ्ट साइड में इस एरिया में केसी 100 इंडेक्स का चार्ट है और इस राइट साइड पे मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारे सीमेंट के स्टॉक के चार्ट। आप यहां पर देखें कि सीमेंट के अंदर लेट्स सपोज चिराग सीमेंट है, चिराग सीमेंट भी अपनी अब इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस सेम उस वक्त आया है सीमेंट के स्टॉक जबकि इंडेक्स अपने रेजिस्टेंस के पास मेन की लेवल के ऊपर आया है। यहां पर अगर आप देखें MA 200 से यहां पर रेजिस्टेंस के बाद नीचे जाकर की क्लोजिंग दी है, कंटिन्यूअसली 2 दिन नीचे आकर की क्लोजिंग दे रहा है और इसी एरिया को 164 के करीब के एरिया को अपने रेजिस्टेंस बना रहा है। तो अगर आप मैच करेंगे कि जब इंडेक्स की डॉजी कैंडल की फॉर्मेशन एट द सेम टाइम जबकि कोल प्राइसेस 1 नवंबर को 33% गिरी हैं, तो सिर्फ इस बेस के ऊपर अगर सीमेंट ने चलना होता, लेवल मैटर नहीं करते, सिर्फ इस बेस के ऊपर चलना होता तो आज तो तमाम सीमेंट के सेक्टर को तो अब अल्लाह लगने चाहिए थे भाई। वो जो मार्केट यहां से वीकली की सपोर्ट बनाकर पहले जो बाउंस ले चुकी है, जब 10-12 अक्टूबर को $240 के ऊपर कोल की प्राइसेस चल रही थी, उस वक्त जो बाउंस आपको दिख रहा है चार्ट के ऊपर, मार्केट पहले वो चाल बना चुकी है। कोल की प्राइसेस अब 33% गिर रही हैं, तो यहां पर चार्ट मैटर करेंगे, सिर्फ कोल की प्राइसेस मैटर नहीं करेंगी। यहां पर आप देखें तो एग्जैक्टली अपने इसी लेवल पर आकर ये अपने रेजिस्टेंस बना रहा है। मैं आपको मल्टीपल सीमेंट के स्टॉक की चाल दिखाता हूं। आप यहां पर देखें FCCL को ले लीजिए, यहां पर कहा जा रहा था बाय कर ले, नहीं करा, जिन दोस्तों ने किया गुड लक। यहां पर अब ये लेवल है 22 रुपए का जहां पर सेलिंग बनेगी ही बनेगी। आप देखेंगे ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस, MA 200 की रेजिस्टेंस यहां से। अब एक और आप चीज देखेंगे, मैक्सिमम सीमेंट के स्टॉक आपको जो रिसेंट उनके हाई थे उनसे 50% की फिबोनाची की रिट्रेसमेंट के ऊपर दिखेंगे कि उन्होंने 50% रिट्रेसमेंट कर ली है ऑलरेडी। कोल की प्राइसेस आज गिर रही है बट वो 50% की रिट्रेसमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। आप देखें इसका जो हाई था वहां से लेकर जो इसका लो बना था FCCL का, यहां पर अभी 0.5% की 50% की रिट्रेसमेंट हो चुकी है। ये इसका सेलिंग एरिया है 22 रुपए के करीब का। यहां पर प्रॉफिट अपना बुक करना चाहिए। सेम लेवल के ऊपर इंडेक्स रेजिस्टेंस के ऊपर आ रहा है, सेम लेवल पर आपको FCCL और सीमेंट के स्टॉक दिख रहे हैं। इसी तरह मैंने अभी आपको चिराग का भी दिखाया, सेम लेवल पर इंडेक्स की रेजिस्टेंस आ रही है, सेम लेवल पर ये भी अपनी रेजिस्टेंस के पास आ रहे हैं। इसी तरह आपको और ये 50% की रिट्रेसमेंट आपको लकी की भी दिखेगी। आपको याद होगा प्रीवियस वीडियोस में कह रहा था अपने ट्रेड शेयर कर रहा हूं 630 640 पे बाय करके बैठ जाए। यहां पर होगा मिनिमम, हमने अपना प्रॉफिट पहला जो बुक किया था वो 737 के ऊपर बुक किया था और फिर कल अपने प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स को मैंने कहा कि अब इस लेवल पर करो। आपको यहां पर भी देखेगा जो रिसेंट हाई से लो से जो बाउंस मिला है वो आपको 50% की रिट्रेसमेंट यहां पर भी दिख रही होगी। सो आपने देखा कि यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइम ये भी बताया कि देखें सीमेंट सेक्टर के जब गिर रहा है जाते हुए नीचे जाते हुए हमने सेल नहीं करना, एटलीस्ट 50% की रिट्रेसमेंट आएगी तो आपको फिर जाकर आपको अपनी पोजीशन निकालनी चाहिए। आप करंट अभी आप सीमेंट स्टॉक के सारे चार्ट निकाल के देख लोगे तो आपको दिखेगा कि वो सारे के सारे अपने लोज की तरफ ही हैं, किसी ने भी अपना वापस से अपना न्यू हाई की तरफ वो नहीं गए। तो ये ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं ना कि जी हर वक्त सिर्फ बाय है जी, वो उनके चार्ट देख लीजिए, उनकी फाइनेंशियल देख लीजिए जी, बहुत अच्छा है, ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन उनको निकलने का लेवल नहीं पता होता कि कहाँ निकलना भी चाहिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हम अपने राइट टाइम पर एंट्री का भी बताते हैं और राइट टाइम पर हमें एग्जिट भी करना चाहिए। प्रॉफिट वही होता है जो आपके हाथ में होता है। आप आसरों के अंदर रहते हुए और न्यूज़ बेस के ऊपर के जी कोल की प्राइसेस गिर गई तो अब बाय कर ले, जब बाय का वक्त था वो बाय का वक्त था और अब जब सेलिंग का वक्त था तो आपको एग्जैक्टली टॉप के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमने निकाला है।
सो ये थी पूरी बात इस हवाले से कि हमें जो सीमेंट और स्टील सेक्टर के हवाले से हमें क्या करना चाहिए। यहीं पर अब आप देखेंगे कि मुख्तलिफ नेगेटिव न्यूज़ बाद में आना शुरू होंगी। क्या कि जी अब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो इसी वजह से सीमेंट गिर रहा है, स्टील गिर रहा है। क्या जी असल में वो FBR की प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के हवाले से न्यूज़ आ गई। वो क्या आ गई कि जी तकरीबन प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के जो रेट्स है उसने FBR ने 100 to 600% बढ़ा दिया है। इस वजह से जी इसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। व्हाट्सोएवर न्यूज़ इज, बट चार्ट बोलते हैं, चार्ट मार्च से बोलना शुरू कर रहे थे और कहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह एग्जिट कर चुके थे और फिर आपको मल्टीपल टाइम बताया कि हाँ अब ये लेवल आ गया कि अब आप एग्जिट प्लान करें। उसके बावजूद अगर कोई शख्स ऐसा हो वो आसरे में बैठा रहे, मुख्तलिफ गुरूज की वजह से बैठा रहे कि जी उसने कहा है कि जी उससे सीमेंट अच्छा जाएगा या ब्रोकर ने कहा है या फलाने ने कहा है, तो वो आपकी अपनी गलती होगी। राइट टाइम पर एंट्री और राइट टाइम पर एग्जिट ही आपको मार्केट में बचा सकता है। ये न्यूज़ आती है कि जी FBR ने अब प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 100 to 600% बढ़ा रहा है। अब इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है सीमेंट और स्टील सेक्टर के ऊपर। जो यील्ड्स का बढ़ना ये बताता है कि इंटरेस्ट रेट की और हाइक की एक्सपेक्टेशंस होंगी। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जो FBR ने बढ़ाई है उसकी वजह से भी ये जो कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है ये एक ज़ेर इताब रह सकता है। सो आप अकॉर्डिंगली इसे मैनेज कीजिए। शॉर्ट टर्म के पुलबैक्स वो आते हैं, वो आते रहेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी डायरेक्शन क्या है। मार्केट में कोई रेट सस्ता और महंगा नहीं होता, असल चीज होती है ट्रेंड और उसकी डायरेक्शन। मार्केट की डायरेक्शन अगर ऊपर की होगी ना तो ₹1 वाला स्टॉक ₹100 में भी पहुंच जाएगा। कोई रेट सस्ता उस वक्त महंगा नहीं आपको लगेगा, लेकिन मार्केट की डायरेक्शन अगर नीचे की होगी ना तो ₹100 वाला स्टॉक भी ₹1 का हो सकता है। ये आपको पता है कि यही TRG के हवाले से मैं आपको पहले भी अपनी वीडियो के अंदर ये बता चुका हूँ कि वहाँ पे चार्ट कैसे बनने थे। आज आप वैल्यूएशन देख लीजिए, ये 165 पे भी हमने शॉर्ट किया था, सेल करवाया था, 148 के ऊपर भी करवाया था, 150 पे भी करवाया, 140 पे, 130 पे, 100 के ऊपर, 95 के ऊपर। चूंकि उसकी डायरेक्शन अभी नीचे की है, कोई रेट अब सस्ता नहीं लगेगा आपको। आप जो एक रेट सस्ते के चक्करों में जाओगे तो यही वजह है कि आपको फिर कहना मैंने शुरू किया था कि अब आपको वीकली की सपोर्ट्स नहीं देखनी। इसका आप टाइटल देखेंगे, यहां पर आपको बताया था कि अब एंट्री ऑन ब्रेकआउट्स होगी। अब सपोर्ट के ऊपर कोई भी आप एंट्री करोगे तो आप देखोगे कि मल्टीपल स्टॉक आपको ऐसे दिखेंगे कि वो अपनी सपोर्ट तोड़ते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं और जाएंगे भी। करंट मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है इसके ऊपर अभी हम आ जाते हैं। करंट मार्केट के स्ट्रक्चर की अगर अभी हम बात करें तो हम जरा पहले निकाल लेते हैं करंट मार्केट के स्ट्रक्चर को। तो पहले आवरली की बात कर लेते हैं। आवरली के ऊपर अगर अभी आप देखें तो यहाँ पर यही अब एक बेस सपोर्ट है मार्केट के पास जो कि मार्केट ने लगाई है। वो क्या बेस सपोर्ट है उस पर जाने से पहले मैं आपको कुछ स्टॉक और सेक्टर के हवाले से बताता चलूँ अभी कि अभी भी आपको सीमेंट, स्टील, ऑटो, IT और रिफाइनरी, इन सेक्टर से फिलहाल आपको अवॉइड करना चाहिए जब तक कि ये अपने ब्रेकआउट सबमिट नहीं करते। ये मोमेंटम मार्केट का ख़राब कर सकते हैं। ये मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स को भी बताया। बाकी जो पावर जनरेशन का सेक्टर है उसके अंदर आप देख सकते हैं ये आपको सपोर्ट फराहम करेगा, बैंकिंग करेगा। फूड के अब कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो बाइंग लेवल पर आ रहे हैं और ENP और ब्लू चिप आइटम ही ऐसे होंगे जो आपको अभी बचाएंगे। अच्छा, इस पर मैं आपके ट्रेड भी अपने शेयर्स करता हूँ अपने मेंबर्स के साथ। ये देखिए कि ये GATM जो है जब ये 54 रुपीज़ के ऊपर था उस वक्त हमने शॉर्ट की कॉल दी थी और इसका जो अपनी शॉर्ट कवरिंग का जो लेवल था वो 43 का लेवल था। आप देखेंगे चार्ट के ऊपर, GATM का चार्ट देख लीजिए, यहाँ पर कहाँ गया था ये एग्जैक्टली इस टॉप के ऊपर हमने सेलिंग का कहा था, शॉर्ट का कहा था। आज वो किस लेवल के ऊपर है 43। तो यहाँ से अपना वो लेवल ही मैटर करता था और अब आप देखोगे तो यहाँ से 22% का हम कैपिटल गेन ले चुके हैं।
इसी तरह मैंने अपने मल्टीपल ट्रेड ये WGL, लकी, गूगल, PIOC, BSO, TPL, TRG की मैं ऑलरेडी वो शेयर कर चुका हूँ। तो इसी दिन हमने देखा कि सारे के सारे जितने हमारे स्टॉक थे वो लोअर लॉक के ऊपर थे। अगर आप देखें ये WGL ये सितंबर वाले ग्रुप में मैंने बताया था कि 49 और 45 के ऊपर ये एटलीस्ट शॉर्ट है। ये कौन सा है? WGL। तो ये WGL को आप देख लीजिए, इसका हाई कहाँ तक बनाता है अपना, यही 49 45, ये सेलिंग एरिया, और आज वो कहाँ पर मौजूद है? 27 रुपए के पास मौजूद है। तो इस तरह की यही हम डिस्कशन में करता रहा। फिर जब ये आया 28 रुपए के पास, अब आप लेवल देखिएगा, 28 रुपए के पास वहाँ पर आया, वहाँ पर हमारे बैंक की कॉल थी और फिर वो 33.50 पे हम एग्जिट प्लान कर लिया। हम देख लेते हैं, जब ये 28 रुपए पे पहले आया तो यहाँ पर कवर होता है, यहाँ से 33.50 तक हम अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा? अब यहाँ पर लोग बोलेंगे जी अब ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद क्या है? इस पर निकलने के बाद फिर वापस से ये 35 36 पे वापस से सेल हो जाएगा, और फिर हमने कहा कि 3750 से ऊपर का अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। फिर ये ऊपर वहीं तक जाता है और वहीं से वापस से रिवर्सल ये अपने वापस से नीचे के रेट के ऊपर आ जाता है। इस तरह की आपको, अगर आप लेवल्स के ऊपर ट्रेड करोगे, देखें रेट सस्ता महंगा कुछ भी नहीं होता, असल चीज होती है उस स्टॉक के अपने लेवल्स। अगर आप स्टॉक के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करोगे तो ही आप मार्केट में यहाँ पर सरवाइव करेंगे। हम आवरली के ऊपर पहले जाते हैं। तो आवरली के ऊपर मार्केट के जो नेक लाइन है बेसिकली वो थी 42,700। हमने ये देखा कि बहुत ह्यूज सेल ऑफ के बाद भी मार्केट ने इस लेवल को अभी सपोर्ट के तौर पर वेट कर रही है, मार्केट ने अभी इसे तोड़ा नहीं है। आवरली के ऊपर आवरली की जो बाउंस मिल सकता है मार्केट को, लगता है कि मुमकिन है कि शायद 44,000 या मैक्सिमम 44,800 तक का अभी तक मार्केट के पास ये गैप है, जहां पर मार्केट अपने इस गैप को फिल कर सकती है और ऊपर की तरफ बाउंस ले सकती है। मार्केट की जो अभी ये नेक लाइन है, ये नेक लाइन क्या है, ये पैरेलल लो किस तरह बना हुआ है, ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। हेड एंड शोल्डर की पैटर्न की फॉर्मेशन दिखती है, बट मार्केट के हेड एंड शोल्डर का पैटर्न से ज़्यादा आपको अपने स्टॉक और सेक्टर को देखना पड़ेगा कि किन स्टॉक के अंदर आप अभी ट्रेडिंग करना चाह रहे हो और किन सेक्टर से आपको फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। वो सिर्फ न्यूज़ की वजह से मैं नहीं कह रहा, मैं उनके लेवल्स ऐसे लग रहे हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि कोई ना कोई बुरी न्यूज़ ऐसी आ सकती है जो उसको इम्पैक्ट डाल सकती है। सो ये मार्केट की एक नेक लाइन है, यहाँ पर ही एग्जैक्टली मार्केट ने अपनी क्लोजिंग बिल्कुल इसके पास जाकर दी है। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस के अंदर हमें देखना होगा कि अगर तो मार्केट इस अपनी सपोर्ट के पास टाइम गुजारती है, अगर इमीडिएट बाउंस आता है तो वो सेल होने के लिए ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। जिस तरह आपने देखा कि यहाँ से भी इमीडिएट बाउंस आया तो वो क्या हो गया? अल्टीमेट सेल हो गया। पहले भी इमीडिएट बाउंस आया, अल्टीमेट सेल हो गया। पहले भी इमीडिएट बाउंस आया, अल्टीमेट वो सेल हो गया। यहाँ पर भी अगर बगैर कंसोलिडेशन के, बगैर मार्केट अपना कोई स्ट्रक्चर फॉर्म किए बाउंस अगर करती है तो वो भी उसकी लाइकली चांसेस है कि 44,000 या 45,000 मैक्सिमम वहां तक जाकर वो वापस से सेल हो जाए। आइडियल पोजीशन बुल्स के लिए उस वक्त होगी जबकि कंसोलिडेशन हो, मार्केट अपने इस नेक लाइन को फिलहाल ब्रेक ना करे और इन्हीं लेवल्स के ऊपर बगैर बाउंस दिए हुए पहले कंसोलिडेट हो, थोड़ा टाइम गुजारे और टाइम गुजारने के बाद फिर मार्केट ब्रेक आउट दे। अब जो मार्केट का जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 45,600 से अबव की डेली की क्लोजिंग। अगर यहां से मार्केट अपने 45,600 से अबव जाकर की प्रॉपर डेली की क्लोजिंग देती है तो फिर जाकर ये होगा कि जो ये लोअर हाइज की फॉर्मेशंस हो रही है वो फिर हम वापस से देखेंगे कि वो खत्म होगी और फिर मार्केट एक हायर लोज और हायर हाइज की तरफ जा सकती है। अनटिल अनलेस जब तक के होगा नहीं, एक्शन पे हमने रिएक्शन देना होता है। हम जब तक एक्शन नहीं होगा उससे पहले हम रिएक्शन नहीं देंगे।
इसी को अगर हम वीकली के ऊपर चले जाते हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर को वीकली के ऊपर देखते हैं, तो वीकली के ऊपर एक बहुत ही नेगेटिव कैंडल बनी है। वीकली की जो अब सपोर्ट्स आ रही हैं वो अराउंड 42,000 के करीब, 41,200 के करीब करीब आ रही है, जो जहां पर हम देखेंगे कि EMA 200 और MA 200 ऑन अ वीकली बेसिस पर होगी। जो एक रेंज बनती है वीकली की सपोर्ट की, वो 40,500 से लेकर 41,200 के अराउंड तक है। यहां तक के लिए अभी हमें वेट करना चाहिए। अब हमारे पास दो सिनारियोज हैं। एक सिनारियो तो ये है कि जिस तरह भी हमने डिस्कस किया कि एटलीस्ट मार्केट 45,600 से ऊपर जाकर डेली की प्रॉपर क्लोजिंग दे, या फिर वीकली की बेस के ऊपर मार्केट 40,500 और 41,200 के करीब करीब आए, तो जाकर हम अपनी बाइंग पोजीशन बनाएंगे। थर्ड सिनारियो ये है कि मार्केट करंट लेवल के ऊपर ही विदाउट ब्रेकिंग द नेक लाइन जो कि 42,700 के अराउंड में है, मार्केट उस पे ही रुकी रहे और वो डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर कंसोलिडेशन शो करे, तो फिर हम ये देखेंगे कि यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है। अगर अभी आप देखें तो ये एक मॉर्निंग स्टार टाइप की कैंडल बनी है, जहाँ पर मुमकिन है कि अगले दिन बुलिश कंटिन्यूशन हमें मिल जाए, एक बाउंस एक अच्छा मिल जाए, बट वो बाउंस भी फॉरन सेल करने के लिए हो सकता है, फॉरन बाइंग के लिए नहीं होगा। ऑन अ वीकली बेसिस अगर आप देखिए तो वीकली बेसिस पे भी जो इंडिकेटर्स हैं वो अभी कूलिंग पीरियड के अंदर हैं, और अब ये डिस्कशन कर चुके हैं वीकली की डाइवर्जेंस है वो वीकली के ऊपर जाएगी। मतलब मार्केट को वीकली सपोर्ट पे आने के बाद फिर एक बुलिश डाइवर्जेंस मार्केट दे, कंसोलिडेशन पीरियड एक गुजारे, कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते का एक कंसोलिडेशन पीरियड गुजार ले, ताकि जो बेयर्स का एक मोमेंटम है, चूंकि अभी बेयर्स का मोमेंटम ज्यादा है, तो बेयर्स का मोमेंटम को तोड़ा कैसे जा सकता है? बेयर्स के मोमेंटम को सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन के जरिए से तोड़ा जा सकता है, ताकि वो और लोज की तरफ मार्केट ना जाए। यहां पर अगर आप इंडिकेटर पे, इस इंडिकेटर पे भी नजर डालें तो अभी भी कोई बाय की कॉल यहां पर भी जनरेट नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि डेली के अंदर हम बाउंसेस देख सकते हैं, बट वीकली की जब तक के एक बुलिश डाइवर्जेंस नहीं आएगी, जब तक के कंसोलिडेशन पीरियड नहीं होगा, उस वक्त तक मार्केट में एंट्री अभी भी नहीं बनती। हमारा अभी भी सेम वही स्टांस है, कैश इज किंग। अभी कैश के ऊपर ही बैठे हैं। अभी आप अगर आप एंट्रीज करना भी चाहते हैं तो फिर वो कौन से सेक्टर्स हैं, वो अभी भी हमने पहले डिस्कशन की है कि वो इन सेक्टर के ऊपर अगर आप देखना चाहते हो, पावर जनरेशन का, बैंकिंग का, ENP का, और कुछ फूड के आइटम अब ऐसे आने वाले हैं, और अब कुछ फार्मा के भी ऐसे स्टॉक हैं जिनके अंदर होगी। सारे फार्मा की मैं बात नहीं कर रहा, कुछ फार्मा स्टॉक होंगे। हमने ये अभी करंटली जब मार्केट ऊपर जा रही थी सब बुलिश बुलिश बुलिश, तो वहीं पर ही 1 दिसंबर को 38 के लेवल पर MLCF की शॉर्ट की कॉल थी, PIOC की 90 से ऊपर की शॉर्ट की कॉल थी। इसी तरह जब मार्केट बाउंस ले रही थी तो मैंने ये बताया था PIOC, लग और AGP अब ये शॉर्ट के लेवल के ऊपर आ गया है। TRG के अंदर बाइंग से मना किया गया था। तो आपने ये अभी अगर आप करंट मार्केट के ऊपर ही देख लो, इन्हीं सेक्टर, इन्हीं स्टॉक के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ, ये जो जिनकी मैंने आपको सीमेंट के हवाले से भी बताया। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो लकी कहाँ पर मौजूद था, ये यहाँ पर 740 के ऊपर हमने शॉर्ट की कॉल दी थी। अब वो कहाँ पर मौजूद है, वापस से उसी, जिन लोगों ने यहाँ पर जाते हुए जी सीमेंट बाय कर लो, जी सीमेंट बाय कर लो, तो वो क्या हुआ, 2-3 दिन तो वो ऊपर गया, बट अल्टीमेट क्या हुआ, अल्टीमेट वो उस लो से भी नीचे के लो की तरफ आ गया। अब यही चीज आप देख लो MLCF के अंदर, कहाँ पर जब ये ऊपर जा रहा है लोग बोल रहे हैं बुलिश हो गए बुलिश हो गए, कहाँ पर शॉर्ट है 38। इसका आप अपना हाई देखोगे इसी दिन का, 1 दिसंबर का ही शॉर्ट की कॉल थी, किस रेट के ऊपर इसका हाई बनता है 38.14 का, बट अल्टीमेट अब कहां पर मौजूद है, वो 32 से भी नीचे के लेवल, 32 के लेवल के ऊपर मौजूद है। तो रिसेंट बाउंस तो मिला डेली के ऊपर, बट अल्टीमेट क्या हुआ, वो सेल ऑफ हो गया। ये आप देख लोगे PIOC का 90 के ऊपर, जब यहां पे लोग पॉजिटिव हो गए जी, फुल पॉजिटिव न्यूज है जी, इसको बाय कर लिया जाए, क्या हुआ, 90 पे जाने के बाद यहीं पर हमने शॉर्ट किया। आज कहां मौजूद है, 77 के ऊपर मौजूद है।
तो इसी तरह आप देख लो एजीपी को, जब ये 100 के पास आया तो वहां पर की शॉर्ट की कॉल थी, बाउंस तो मिला उसको, बट अल्टीमेट क्या हुआ, 100 पे शॉर्ट हुआ, आज कहां पर मौजूद है, शॉर्ट से मुराद यानी सेल हो गया। जिनकी बाइंग पोजीशन है उनको भी बोला कि निकल जाओ अब इसमें से, अब इसके अंदर बाइंग नहीं बनती। क्यों? अगर आप शॉर्ट नहीं भी करते तो लेकिन आपको लेवल पर एग्जिट तो करना पड़ेगा ना। तो वो क्या हो गया, आज वो 89 के लेवल के ऊपर मौजूद है। तो वो उन्हीं सेक्टर्स के, अच्छा यही लास्ट अगर आपको याद हो तो हमने सेल की बाय की कॉल दी थी कब, यहाँ पर, और फिर हमने एग्जिट अपना प्लान कर लिया 150 से अबव एटलीस्ट यहाँ पर जाएगा तो हम एग्जिट प्लान कर लेंगे। वापस से अब हमने इस सपोर्ट के ऊपर है, यहाँ पर अब अटैम्प हो सकता है विद स्टॉप लॉस, चूंकि इसकी अभी एक डेली की कैंडल की फॉर्मेशन ऐसी है जो इसे एक वापस से पुल बैक दे सकती है अप टू 160 मिनिमम लेवल तक, या मैक्सिमम 180 के लेवल तक भी मिल सकता है। तो अब ये वो लेवल आएगा कि अब ये ऐसा नहीं है कि अगर फार्मा के अंदर हमने बाय करना है तो हर स्टॉक को बाय करना है, पावर जनरेशन में करना है तो हर एक को करना है, पर्टिकुलर लेवल्स के ऊपर अगर वो चीज़ें मिलेंगी तो वहां पर आप करोगे। यही लास्ट हफ्तों की हमने लास्ट वीक के अंदर डिस्कस किया था कि ये 70 का लेवल इसका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सेलिंग के लेवल भी आपको याद होगा, बताया था 75-76 के ऊपर ये सेल हो जाएगा। तो क्या हुआ, बाउंस तो मिला बट वहीं पर ही जाकर वो सेल भी हो गया। तो लेवल्स अभी भी मैटर प्ले करेंगे। यहाँ पर जो करंट मार्केट के जो लेवल्स हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। वीकली में अभी भी बाय की कॉल नहीं है, तो अभी भी सेम स्टैंस है, कैश इज किंग, कैश के ऊपर ही बैठे हैं, ज़बरदस्ती की ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। करनी भी है तो सेलेक्टिव स्टॉक की और सेलेक्टिव लेवल के ऊपर करें। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर ही हमने जो है वो MEBL की बाय की कॉल मैंने दी थी 140-142, मार्केट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कि ये वो लेवल है जो अभी फौरन नहीं तोड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ऊपर जाने के बाद जब वापस से इस लेवल के ऊपर आया था 140-142, यहीं पर बाय की कॉल थी कि 150 तक का मैक्सिमम मिनिमम जो है ना वो उसको बाउंस मिलता है। तो हमने देखा मार्केट नेगेटिव भी है, लेकिन सपोर्ट कौन सा सेक्टर कर रहा है, सपोर्ट अभी भी वही बैंकिंग सेक्टर कर रहा है। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो अपने कंसोलिडेशन वाले एरिया को तोड़कर नीचे जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप ASC ले लीजिए, ये क्या हुआ, रेंज के अंदर प्ले होता रहा, लेकिन अल्टीमेट क्या हुआ कि वो अपनी सपोर्ट तोड़ रहा है। तो आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको कहा था कि अभी आपको जो करना भी है ना, तो आपने यहाँ पर क्या मैंने आपको कहा, जब तक के ब्रेकआउट ना हो उस वक्त तक आपको नहीं करना, आपको सपोर्ट पे बाय नहीं करना चाहिए। चूंकि आप सपोर्ट पे बाय करोगे, मार्केट का मुंह नीचे का है, तो वो क्या होगी, वो सपोर्ट टूट जाएगी अल्टीमेटली। अगर कोई यहाँ पर सपोर्ट पे भी बाय करेगा तो क्या होगा, अल्टीमेट वो सपोर्ट टूट रही है। जब तक कि ये अपना ब्रेकआउट सबमिट नहीं कर देता, आपको मल्टीपल स्टॉक इस तरह के मिल जाएंगे कि अपने सपोर्ट तोड़ते हुए नीचे जा रहे हैं। आपको मल्टीपल ऐसे भी मिलेंगे जो अपने रेंज के अंदर प्ले हो रहे थे 17 रुपए से लेकर 20 रुपए के दरमियान, लेकिन अल्टीमेट क्या हुआ, अल्टीमेट सपोर्ट टूटी। तो ये मार्केट जो है वो सपोर्ट वाली नहीं है। आप हर सपोर्ट पे बाय करते रहोगे, वो हर सपोर्ट टूटती रहेगी। कितनी दफा बाय करोगे उतनी दफा ये सपोर्ट तोड़ता रहेगा। तो आप बाइंग करते 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 आउट ऑफ कैश हो जाओगे। और जब मार्केट अपना ब्रेकआउट सबमिट करेगी, स्टॉक अपने ब्रेकआउट सबमिट करेंगे, उस वक्त आपके पास पैसा ही नहीं होगा कि आप मार्केट में इंडक्ट कर सको, आप कोई ना कोई ट्रेड अच्छी ले सको। तो आपको मल्टीपल स्टॉक में ये बता रहा हूं, अभी भी वही स्टांस है, सपोर्ट को फाइंड आउट मत कीजिए, ब्रेकआउट्स पे डील कीजिए। जब सपोर्ट के ऊपर आप बाय करोगे, चाहे वो वीकली ही क्यों ना हो, मार्केट का मुंह नीचे का होगा, वो सपोर्ट तोड़ देगी। तो आपको रेजिस्टेंस पे अभी सेल करने का मौका है, अभी सपोर्ट पे बाय करने का नहीं है। बाय करने का मौका कब आएगा, जब मार्केट ब्रेकआउट सबमिट करेगी। होपफुली जो हमने डिस्कशन करनी थी वो हमने कर ली है। नेकलाइन अभी भी इंटैक्ट है, तो जब तक ये नेकलाइन इंटैक्ट है, अगर आप फिर भी होल्ड करना चाहते हो, एडवाइस तो नहीं है, मैं तो काफ़ी पहले से ही निकल चुके हैं मार्केट में से बाय की सूरत में से, और आपने देखा कि मल्टीपल ट्रेड हमारी सिर्फ शॉर्ट की हैं। चूंकि मार्केट का मोमेंटम अभी उसी तरह का है, छोटे छोटे बाउंसेस तो हर दफ़ा आएंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट धड़ाम करके बस नीचे जाती जाएगी। लोग एक एक दिन की कैंडल को देखते हैं, जी एक पॉजिटिव बन गई चलो बाय कर लो, जब वो ऊपर जाकर बाय करते हैं वो उससे नीचे का रेट मिल जाता है। तो अभी भी मार्केट सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली है। या तो मार्केट कंसोलिडेट करे नंबर 1, या मार्केट अपनी वीकली की सपोर्ट पर आए और वहां पर वीकली बेसिस पे कोई ऐसी कैंडल की फॉर्मेशन हो जो बाय बताए,
तो ही हम बाय करेंगे, या तीसरा सिनारियो सिर्फ उस वक्त होगा जबकि कोई ब्रेकआउट्स लगेंगे, उस वक्त तक जब तक नहीं लगते उस वक्त तक हमें कैश के ऊपर ही बैठना चाहिए। होपफुली ये वीडियो भी आप तमाम दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद होगी। जो दोस्त टेलीग्राम ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, लिंक मौजूद है, शामिल हो सकते हैं। जो दोस्त मेंबर्स बनना चाहते हैं, लिंक मौजूद है, वो शामिल हो सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।